वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज के वीडियो का टाइटल है 7 नवंबर 2025। इसमें बेसिकली 5th और 6th नवंबर के न्यूज़ को ऐड किया गया है। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, जो जनरल करंट अफेयर्स होगा वो आपका आएगा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। जो एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड होगा टू द बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है, वो आपका आएगा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। तो कल जो वीडियो आया था वो फोकस था आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। ये सेग्रीगेशन इसलिए किया गया है ताकि जो स्पेशली बैंक्स वगैरह नहीं देना चाहते उनके लिए वो जनरल करंट अफेयर्स रहेगा। बैंकिंग का एग्ज़ाम जो देना चाहते हैं उनके लिए बैंकिंग का पोर्शन तो रहेगा ही रहेगा, जिसमें कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में, प्लस ये करंट अफेयर्स का सेक्शन भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये जनरल करंट अफेयर्स है, इसमें बैंकिंग इकोनॉमिक्स का कोई भी न्यूज़ शामिल नहीं किया गया है, उसके लिए अलग से किया जाएगा। तो आज का जो वीडियो है 7 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट कर रहे हैं कमेमोरेशन ऑफ 150 ईयर्स ऑफ द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। ठीक है, आज से पूरे साल भर भारत सरकार वंदे मातरम के 150 ईयर्स के सेलिब्रेशन को स्टार्ट करेगा, जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाएगा। गुरुग्राम होस्ट करेगा 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2025। ये आज से शुरू हो रहा है, यानी कि 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। फिर अमूल और इफ़को, इसको वर्ल्ड के फर्स्ट एंड सेकंड रैंक कोऑपरेटिव्स का रैंक दिया गया है। वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर्स, जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने जो एक रिपोर्ट निकाली है, उसके तहत अमूल और इफ़को वर्ल्ड के टॉप 2 कोऑपरेटिव्स माने गए हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क को IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर उसने गुड रेट दिया है, जबकि भारत में और किसी नेशनल पार्क को ये रेटिंग नहीं दी गई है। फिर एक रिपोर्ट आई है अकामी टेक्नोलॉजीज़ की, जिसमें कहा गया है कि एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट एक्टिविटी इंडिया में रिकॉर्ड किया गया है। हिमाचल प्रदेश को पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड दिया गया है। किसके लिए? डिजी लॉकर के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो डिजी लॉकर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगली रिपब्लिक डे की तैयारी शुरू हो गई है, और रिपब्लिक डे को जो आयोजित करती है, जो रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन होता है दिल्ली में, उसकी जिम्मेदारी होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, यही करवाता है। तो उसने थीम अनाउंस कर दिया है 26 जनवरी 2026 परेड का। उत्तराखंड 25 ईयर्स ऑफ इट्स इस्टेब्लिशमेंट बना रहा है। आप जानते हो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, जब ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ये 2025 है, इसका मतलब 25 ईयर्स हो गए उत्तराखंड के। ग्रैंड सेलिब्रेशन आयोजित किया जा रहा है पूरे स्टेट में, 1 साल के लिए किया जाएगा। उसी के तहत उत्तराखंड के जो CM हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने लॉन्च किया है जनवन महोत्सव। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होगा ना, वो चिपको मूवमेंट होगा, उसके बारे में जानना है। ठीक है। फिर शायद आपने नाम सुना होगा सुलक्षणा पंडित, बहुत फेमस नहीं थी, लेकिन ये वेटरन बॉलीवुड एक्ट्रेस थी और सिंगर थी, इनका देहांत हो गया। टाइफून कलामिगी, ये टाइम है आपका टाइफून्स का, ट्रॉपिकल साइक्लोन का। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था साइक्लोन मोंथा, जिसने तबाही मचाई थी आंध्र प्रदेश में, काकीनाडा में इसका लैंडफॉल हुआ था। फिर 4 तारीख के नवंबर के वीडियो में आपने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यूबा और जमाइका, जो हरिकेन मलीसा से पीड़ित थे, उनके यहाँ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हुआ था, उसके लिए सहायता सामग्री भेजा था। अब वही तबाही मचा रहा है कलामिगी फिलीपींस पे। वहाँ के प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस ने इस पर इमरजेंसी घोषित की है, उसके बारे में देखेंगे। और इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे MCQs होंगे, जो एग्जामिनेशन के पैटर्न पे आयोजित होंगे। न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ क्या है, जो नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, जो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, उसके 150 साल हो गए हैं।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि पूरे देश में पूरे साल नेशनल सॉन्ग के रिलेटेड कोई ना कोई कार्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, ये जो नेशनल सॉन्ग है इसका जो सेलिब्रेशन होगा उसके लिए एक सेरेमनी आयोजित की जाएगी आज, यानी कि 7 नवंबर को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में। ये जो सेरेमनी है ना, सिर्फ याद रखना, ये जो सेरेमनी है जो न्यू दिल्ली में होगा आज 7 नवंबर को, ये 8:30 बजे के करीब शुरू होगा सुबह, जिसको प्राइम मिनिस्टर स्टार्ट करेंगे। इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। ठीक है, सिर्फ इस सेरेमनी को। फिर क्या होगा, पूरे इंडिया में हर जगह ये सेरेमनी साथ साथ आपका कार्यक्रम वगैरह होगा और नेशनल गान ये जो राष्ट्रीय गीत है ना वंदे मातरम, उसको गाया जाएगा। ठीक है, वो याद रखिएगा। तो जब प्राइम मिनिस्टर आज इसका इनॉग्रेशन करेंगे, इसके साथ ही पूरे साल 1 साल तक भारत में कहीं ना कहीं वंदे मातरम से रिलेटेड कुछ ना कुछ कार्यक्रम भारत सरकार करता रहेगा। प्राइम मिनिस्टर इसकी आज शुरुआत कर रहे हैं। मोदी साहब एक कमेमोरेटिव स्टैम्प भी जारी करेंगे और एक कॉइन। कमेमोरेटिव मतलब होता है स्मारक, स्मारक डाक टिकट, पोस्टल स्टैम्प होगा और कॉइन होगा, वो भी प्राइम मिनिस्टर इसके अवसर पे जारी करेंगे। ठीक है, तो कॉइन होगा तो उस पर कितना लिखा होगा, उस पर लिखा होगा 150, तो वो 150 रुपये का कॉइन होगा। अब गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है इसको ये मार्केट में लाता है या फिर ये एक कलेक्शन के लिए ही रहेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा वंदे मातरम। अब देखो वंदे मातरम में ये हिस्ट्री का ही बेसिकली पोर्शन है, लेकिन आप भी थोड़ा सा इसको जानो। पहला चीज़ जो याद रखना, जो वंदे मातरम सॉन्ग है इसको लिखा किसने है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देखो अंग्रेज लोग चट्टोपाध्याय वर्ड यूज़ नहीं कर पाते थे, इसलिए चट्टोपाध्याय को उन्होंने कर दिया चैटर्जी। बंदोपाध्याय जो थे उनको बना दिया उन्होंने बैनर्जी, मुखोपाध्याय को उन्होंने बना दिया मुखर्जी। तो इनका असली नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। कहीं कहीं आप इनको ना अंग्रेज नाम बंकिम चंद्र चैटर्जी के नाम से ही सुनोगे, दोनों एक ही नाम है। इन्होंने वंदे मातरम सॉन्ग लिखा था। याद रखना ये सॉन्ग संस्कृत भाषा में लिखी गई है और कहते हैं ये लिखा गया जिस दिन उन्होंने लिखा था ना, उस दिन अक्षय तृतीया थी, और उस दिन यानी कि 1875 में जो अक्षय तृतीया थी वो कब आया था, 7 नवंबर को। ठीक है, तो अगर 7 नवंबर इस तरह से कैलकुलेट करें तो इस बार 7 नवंबर 2025 150 ईयर्स हो गया ना कंपोजिशन ऑफ वंदे मातरम सॉन्ग। इसीलिए वंदे मातरम सॉन्ग का जो शुरुआत किया जा रहा है 150 ईयर सेलिब्रेशन 7 नवंबर से शुरू किया जा रहा है। ध्यान रखना ये सॉन्ग उन्होंने लिखा था संस्कृत में, लेकिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बेसिकली आपके बंगाली हैं। ठीक है, एक मैगजीन था बंगदर्शन मैगजीन, इसके ये एडिटर भी थे। ये मंथली आपका पब्लिश होता था बंगाल से। ठीक है, उसमें सबसे पहले ये अपीयर हुआ था, और ये अपीयर हुआ था कब, 1875 में। ये जो वंदे मातरम सॉन्ग है ना, इसको उन्होंने शामिल किया था अपना नॉवल आनंद मठ में। बंगाल में सन्यासी रिवोल्ट हुआ था, उसी पे ही आधारित ये कहानी है। वंदे मातरम उसी का एक रेवोल्यूशनरी सॉन्ग था। तो ये आनंद मठ जो नॉवेल लिखा था उन्होंने सन्यासी रिवोल्ट पे, जो बंगाल में हुआ था, उसी को सीरियलाइज करके इन्होंने पब्लिश करना शुरू किया था। कन्फ्यूज़न मत रखना, आनंद मठ जो नॉवेल है वो बंगाली में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जो वंदे मातरम है वो संस्कृत में लिखा हुआ है। ये दो चीज़ हो गया। तीसरा, इसको सबसे पहली बार गाया गया था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था कोलकाता में। अब पहले उस समय नाम तो कलकत्ता था, अभी इसको हम लोग कोलकाता के नाम से जानते हैं। 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, रहमतुल्लाह सयानी उसके अध्यक्ष थे। वहाँ पे इस गाने को गाया गया था। और जानते हैं इसको सबसे पहले किसने गाया था, इसको गाने वाले कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले इसको वहाँ पे गाया था। फिर आप जानते हो ये लॉर्ड कर्जन, उसने अनाउंस किया था बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, डिवीजन ऑफ बंगाल। भंग बोलते हैं ना हिंदी में इसको, भंग। क्यों,
क्योंकि बंगाल जो था वो आपका एक केंद्र था एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट का, रेवोल्यूशंस का। नेशनलिज्म जो था बंगाल में बहुत स्ट्रांग था। एक बंगाल देख लो, दूसरा जगह जो था ना वो महाराष्ट्र में था। तो इंडियन नेशनलिज्म को कमज़ोर करने के लिए उसने अनाउंस किया कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। वहाँ पे लोगों ने इसका विरोध किया और 7 अगस्त 1905 को बंगाल में स्टार्ट हो गया स्वदेशी मूवमेंट। एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी उसको बोलते हैं, जिसमें स्वदेशी एक मेन था। स्वदेशी का मतलब ये था ना, अंग्रेजों के सामान का बहिष्कार करो, अपने देश के सामान का इस्तेमाल करो। जब 7 अगस्त 1905 को ये एंटी पार्टीशन प्रोटेस्ट, बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ, तो उसमें जो नारा था ना, वो नारा जो लड़के लगा रहे थे वो थे वंदे मातरम का। तो पहली बार पॉलिटिकली वंदे मातरम को इस्तेमाल किया गया था ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, 1905 में। फिर धीरे धीरे ये भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन बन गया। ये प्रतीक बन गया आपका अंग्रेजों के शासन के खिलाफ का, ठीक है। फिर आप जानते हो भारत में संविधान के निर्माण के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के लिए भारत में बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, संविधान सभा, जिसने भारत का संविधान लिखा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, इसका जो लास्ट सिटिंग हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद ये भंग हो गया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने अपनी आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को 2 काम किया। उसने वंदे मातरम को एक्सेप्ट कर लिया एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। और दूसरा उसने एक्सेप्ट किया था जनगण मन, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। तो 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को एक्सेप्ट कर लिया गया नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय गीत। और इसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ जनगण मन, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया एज द नेशनल एंथम, ठीक है, ऑफ इंडिया। उसको राष्ट्रीय गान बोलते हैं ना, ठीक है, ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। भारत में जो था, भारत का झंडा था ट्राई कलर। ये तो जो झंडा हम देख रहे हैं उसका मेन डिज़ाइन तो पिंगाली वेंकैया ने बनाया था, ठीक है। ठीक है, पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। लेकिन इंडिया से बाहर सबसे पहली बार जो ट्राई कलर था, तिरंगा था, उसको फहराया किसने था? मैडम भीखाजी कामा, ठीक है। ये थी मैडम भीखाजी कामा। और इन्होंने ये जो भारत का जो तिरंगा था, भारत से पहले इसको लहराया था कहाँ पे? स्टुटगार्ट। स्टुटगार्ट कहाँ है? स्टुटगार्ट बर्लिन में, ठीक है। तो इंडिया से बाहर जो पहला भारत का ट्राई कलर लहराया गया था वो था बाई मैडम भीखाजी कामा इन 1907 इन स्टुटगार्ट। अब जानते हो उस झंडे में क्या लिखा हुआ था? उस झंडे में लिखा हुआ था वंदे मातरम, ठीक है। तो वंदे मातरम भारत में एक पहचान बन गया था। पहचान बन गया था किसका? नेशनलिज्म का, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि वंदे मातरम का वही स्टेटस है जो नेशनल एंथम जनगण मन का है, ठीक है। जनगण मन में भी थोड़ा सा जान लो। जनगण मन आप जानते हो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको कंपोज किया था और उसको पहली बार 1911 इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था कैलकाटा में, वहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर की जो नीस थी सरला देवी चौधरी, उन्होंने सबसे पहली बार इसको गाया था। और उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? बी एन धर या किशन नारायण धर। ये हिस्ट्री का पार्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर गुरुग्राम वो आपका होस्ट करेगा 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। ये होने वाला कब से है? 7 से 9 नवंबर 2025, यानी कि आज से शुरू हो जाएगा, ठीक है। 7 to 9 नवंबर 2025। देखो इस तरह का चीज़ होता है तो फिर पढ़ते क्या है? पहला, होस्ट कौन कर रहा है? होस्ट तो आ गया गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। इसको पहले गुड़गांव के नाम से भी जानते थे ना। दूसरा जो हम लोग याद करते हैं ना, इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? हमेशा याद रखना
इसको ऑर्गेनाइज करता है इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट इंडिया। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट इंडिया है ना, वो आता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, उसके अंदर आता है। फिर होता क्या है, ये ना अलग अलग स्टेट्स में आयोजित किया जाता है। तो जिस स्टेट में इसको आयोजित किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और वहाँ पे एक अर्बन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इसको कौन स्पॉन्सर करता है। अब देखो, क्योंकि इस साल ये गुड़गांव में हो रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट कौन सा आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। और वहाँ पे गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड है। ठीक है, तो गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इस बार ऑर्गेनाइज करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट इंडिया के साथ मिलकर 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। अर्बन मोबिलिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है शहरों में, मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या आ जाता है, बस वहाँ पे आ जाती है आपकी मेट्रो। बहुत इंडिया के स्टेट्स में अब मेट्रो वगैरह शुरू हो गया है। तो फिर कैसे इसको अच्छा किया जाए, कैसे इसको और बढ़िया किया जाए, कैसे इसका विस्तार किया जाए, इम्प्रूवमेंट किया जाए, इसी के लिए ये सब चीज़ आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो फिर एक तो याद करते हैं होस्ट कौन करेगा, गुरुग्राम। दूसरा याद करते हैं ऑर्गेनाइज कौन करेगा। तीसरा याद करते हैं ना, इसको इनाग्रेट कौन करेगा। इसको इनाग्रेट आज करेंगे मनोहर लाल। ठीक है, ये मनोहर लाल वही है, मनोहर लाल खट्टर, जो पहले हरियाणा के सीएम हुआ करते थे। ठीक है, बाद में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, नायब सिंह सैनी बन गए हरियाणा के सीएम। फिर इलेक्शन हुआ और नायब सिंह सैनी ने फिर से मोहम्मद के साथ वापस किया था हरियाणा के गवर्नमेंट में। हरियाणा की गवर्नमेंट बनी थी बीजेपी की वहाँ पे। तो वही मनोहर लाल जो हैं वो अभी फ़िलहाल यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं। ठीक है, तो ये इसका इनाग्रेशन करेंगे, आज करेंगे। और चौथा चीज़ जो याद करते हैं, इसका थीम क्या है। इसका थीम है अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस। ठीक है, ये चार चीज़ें जो हमें याद करना चाहिए, पढ़ने का तरीका होता है। और अगर कुछ अनाउंसमेंट वगैरह होता है, किसी को अवार्ड वगैरह दिया जाए तो उसको ऐड कर देंगे, वो तो बाद में आएगा, उसको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर ये न्यूज़ आपने सुना होगा, अमूल और इफ़को, इसको वर्ल्ड के टॉप 2 कोऑपरेटिव्स का दर्जा दिया गया है। यही है ना अमूल, और यही है आपका इफ़को। ठीक है, पहला चीज़ याद रखना है, ये जो रैंकिंग था ना, ये कहाँ से हमें पता चला। ठीक है, एक रिपोर्ट आई थी 14th वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 एडिशन, ये रिपोर्ट का नाम है। ये देखो हर साल आपका रिलीज़ होता है, और ये रिपोर्ट पहली बार रिलीज़ किया गया था 2012 में। ये रिपोर्ट एवरी ईयर रिलीज़ किया जाता है। और तो फिर इसको रिलीज़ कौन करता है, इस रिपोर्ट को रिलीज़ करता है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। ये ना वर्ल्ड में कोऑपरेटिव्स का एक समूह है, एक ग्रुप है। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस इसको इशू करता है, रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है। किसके साथ ये करता है, विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेटिव एंड सोशल एंटरप्राइज। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस इन कोऑपरेशन विद द यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेटिव एंड सोशल एंटरप्राइज। देखो पढ़ने का तरीका है, हैबिट बना लो तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। जो रिपोर्ट्स वगैरह होता है उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट वो कौन सा एडिशन है, एडिशन कौन सा हो गया 14th। वो कब कब निकलता है, क्या साल में एक बार निकलता है, 2 बार निकलता है, 2 साल पे निकलता है, 5 साल पे या 10 साल पे निकलता है। ठीक है, जैसा भी होगा। तो इसका मतलब ये जो रिपोर्ट है ये कब निकलता है, एवरी ईयर। फर्स्ट टाइम कब आया था, 2012 में। रिपोर्ट को प्रिपेयर कौन करता है, तो आपका इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस और EURICSE। ठीक है, फिर इस रिपोर्ट को रिलीज़ कहाँ गया था, इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया था ऑन द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का जो सेकंड वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये दोहा कतर में आयोजित किया गया था, वहीं पे इसको रिलीज़ किया गया था। ठीक है, ये 2 चीज़ याद रहेगा यहाँ पे। चलो अब देखो यहाँ पे ना ये जो रिपोर्ट होता है उसमें वर्ल्ड के टॉप 300 कोऑपरेटिव्स को रैंक किया जाता है। ठीक है, और उसी में अमूल को फर्स्ट और इफ़को को सेकंड पोजीशन पे रखा गया था।
ठीक है। ये जो रिपोर्ट है ना, वो रैंक करता है कोऑपरेटिव्स को ऑन देयर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन नेशनल जीडीपी पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। तो उसके बेसिस पे इन कोऑपरेटिव्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसी के बेसिस पे इनको रैंक दिया जाता है। तो पहले देख लें, टॉप पे कौन है, अमूल, ठीक है। सेकंड पे कौन है, इफ्को। थर्ड पे है ग्रुप क्रेडिट एग्रीकोल फ्रांस का। फोर्थ पे है सिस्टेमा यूनिमेड ऑफ ब्राज़ील। थोड़ा थोड़ा जान लो, ज़्यादा नहीं करना है इसमें। अमूल, ये आपने ज़रूर देखा होगा। एक्चुअली ना, अमूल जो है ये एक ब्रांड है, और इस ब्रांड का ओनर कौन है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, GCMMF। अमूल ना एक फुल फॉर्म है, अमूल है, ए स्टैंड्स फॉर आनंद, एम स्टैंड्स फॉर मिल्क, एम हो गया मिल्क, यू का मतलब होता है यूनियन लिमिटेड, ठीक है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। भारत में जो कोऑपरेटिव्स है, मिल्क कोऑपरेटिव्स, इसकी शुरुआत मानी जाती है गुजरात में, ठीक है, महसाना डिस्ट्रिक्ट से। वहीं पे आनंद गांव है, वहाँ पे आपका जो किसान थे, जो डेयरी किसान थे, उनका एक कोऑपरेटिव बनाया गया, ठीक है। उसके बाद ये कोऑपरेटिव बनाने का मकसद यही था कि जो किसान दूध बेचते थे बिचौलियों को, उनसे कोई फ़ायदा तो उनको होता नहीं था, तो इसीलिए इनका एक कोऑपरेटिव बनाया गया। किसान खुद दूध बनाएंगे, खुद उसको प्रोसेस करके बेचेंगे। वहाँ से जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, वो देखो आज पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है। आपको लगभग हर स्टेट में एक कोऑपरेटिव मिलेगा, मिल्क कोऑपरेटिव, डेयरी कोऑपरेटिव। और आप जानते हो वर्ल्ड में, दुनिया में नंबर 1 मिल्क का प्रोड्यूसर कौन है, इंडिया है, ठीक है। सेकंड पे आपका यूनाइटेड स्टेट्स है। तो अमूल हमेशा याद रखना एक ब्रांड है जिसका ओनर है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है। नंबर 2 पे है इफ्को, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर्स है, ठीक है। ये बेसिकली ना, इट इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन द कंट्री। भारत का सबसे बड़ा है और विश्व में वन ऑफ द लार्जेस्ट है, ठीक है। थर्ड पे फ्रांस की है ग्रुप क्रेडिट एग्रीकोल, और नंबर 4 पे कौन है, सिस्टेमा यूनिमेड ऑफ ब्राज़ील। कंचनजंगा, कंचनजंगा हम लोग हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में देखो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क को IUCN ने रेट किया है गुड। ये एकमात्र भारत का नेचुरल हेरिटेज है जिसको IUCN ने गुड का रेटिंग दिया है, ठीक है। तो पहले IUCN की फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये दुनिया की सबसे पुरानी नेचर के कंजर्वेशन के लिए काम करने वाली संस्था है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ग्लैंड। ग्लैंड कहाँ है, इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसने अपनी एक रिपोर्ट निकाली उसकी जो रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक। इस रिपोर्ट में ना उसने वर्ल्ड के बहुत सारे नेचुरल हेरिटेज साइट्स का रिव्यू किया, ठीक है। और उसने पाया कि भारत में सिर्फ एकमात्र ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है या नेचुरल हेरिटेज है जो कंजर्वेशन के हिसाब से गुड स्टेटस में है, ठीक है। और वो एकमात्र कौन है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो एक रिपोर्ट का नाम क्या था, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक। निकाला किसने, IUCN ने। और भारत का एकमात्र नेचुरल हेरिटेज जो गुड था वो था कंचनजंगा। पर कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व्स ये है कहाँ पे, ये बेसिकली सिक्किम में है। ये भारत का पहला मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। जैसे यूनेस्को जो हेरिटेज साइट बनाता है ना, वो कहता है कल्चरल होता है, नेचुरल होता है, ठीक है, 2 साइट। और तीसरा साइट जो डिस्टिंक्शन करता है वो कहता है मिक्स्ड, यानी कि उसमें कल्चर प्लस नेचुरल दोनों शामिल हो जाते हैं। तो भारत का जो पहला मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट था वो कंचनजंगा था, और इसको यूनेस्को ने स्टेटस कब दिया था, 2016 में, ठीक है। एक याद रखना, जैसे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक K2 है ना, माउंट ऑस्टिन भी बोलते हैं K2। देखो कंट्रोवर्सी इस पे आता है, लेकिन हमें ध्यान नहीं रख, हमें उस पर नहीं जाना चाहिए।
अगर सही लोकेशन कहोगे तो K2 का जो सही लोकेशन है ना वो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको हम लोग कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो K2 जो है वो भारत के कब्जे में नहीं है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। लेकिन क्योंकि हम कहते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया का है, इसीलिए K2 भारत सरकार अपना मानता है। थर्ड पे आपका आता है कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। देखो बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक, ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? एक ऑप्शन देगा K2 और एक ऑप्शन देगा माउंट कंचनजंगा। हमें किस पे टिक मारना है? आपको हमेशा K2 पे टिक मारना है, क्योंकि लीगली K2 इज द पार्ट ऑफ इंडिया। भले वो इंडिया में हो या ना हो, हम लोग भारत में हैं, भारत सरकार के हिसाब से चलेंगे, भारत में जो एग्ज़ाम देंगे वो भारत सरकार के आंसर के हिसाब से होगा। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, ठीक है। सेकंड पे आता है माउंट कंचनजंगा, ठीक है। इस तरह से इसमें कभी कंफ्यूजन मत रखना, ये क्लियर करना था इस पे। थोड़ा सा ना IUCN के बारे में कर लें। IUCN के बारे में अभी कुछ कुछ न्यूज़ आए थे, हम लोगों ने कवर किया है पिछले वीडियोस में, लेकिन एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखो न्यूज़ में क्यों था। IUCN यूनिक है इस तरह से कि नॉर्मली आप देखोगे ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा या तो गवर्नमेंट उसके मेंबर्स होंगे, तो गवर्नमेंट जिसके मेंबर्स होते हैं ना उसमें देखो NGOs को शामिल नहीं करते। लेकिन IUCN एक ऐसा एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर गवर्नमेंट भी होते हैं, प्लस जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो NGOs वगैरह काम करते हैं ना, ये भी इसके मेंबर होते हैं। तो जो भी इसके मेंबर हैं, जो भी इसके मेंबर्स होते हैं उसको ना उनका एक वर्ल्ड IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस होता है। तो जो भी इसके मेंबर होते हैं वो इस कांग्रेस में अटेंड करते हैं। ध्यान ये रखना, ये हमेशा 4 साल के बाद होता है। तो 2021 में ये कन्वेंशन, ये कांग्रेस हुआ था मार्से फ्रांस में, ठीक है। तो फिर 4 साल के बाद यानी 2025 ये आपका हुआ था अबू धाबी में 9 से 15 अक्टूबर, ठीक है। 9 से 15 अक्टूबर हुआ था अबू धाबी में। इसमें देखो क्या क्या न्यूज़ था काम का। डॉक्टर सोनाली घोष जो डायरेक्टर हैं काजीरंगा, फील्ड डायरेक्टर है काजीरंगा नेशनल पार्क की, उनको मिला था WCPA केंटन मिलर अवार्ड। ये अवार्ड पाने वाली वो भारत की पहली व्यक्ति हैं। एक तो ये काम का था, दूसरा आर्मीनिया, उसने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है IUCN को। और फिर भारत का यहाँ पे नेतृत्व किया था कीर्तिवर्धन सिंह। ये कीर्तिवर्धन सिंह क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो कीर्तिवर्धन सिंह ने भारतीय डेलीगेशन को लीड किया था IUCN के वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो अबू धाबी में हुआ था, और वहाँ पे उन्होंने रिलीज़ किया था नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप एंड विजन 25-29, ठीक है। ये 3-4 चीज़, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है ना, एक तो अबू धाबी 4 साल पे होता है, ठीक है। 29 का अभी तक अनाउंस हुआ नहीं है, ठीक है। दूसरा डॉक्टर सोनाली घोष, तीसरा आर्मीनिया, और भारत को लीड किसने किया था? कीर्तिवर्धन सिंह ने किया था। फिर एक रिपोर्ट आया था, इंडिया लीड्स एपेक इन AI बॉट एक्टिविटी, ठीक है। तो फिर एपेक APAC इसका फुल फॉर्म क्या है? एशिया पैसिफिक। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं फिर कंसेप्ट देख लेते हैं। ये रिपोर्ट इशू किया है एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी फर्म है जिसका नाम है अकेमी टेक्नोलॉजीज कंपनी, इसने इसको रिलीज़ किया है, ठीक है। रिपोर्ट में क्या कहता है? सबसे ज़्यादा जो AI बॉट एक्टिविटी जो रिकॉर्ड किया गया है वो एशिया पैसिफिक रीजन में भारत में है। उसने कितना रिकॉर्ड किया? 3.2 बिलियन, बिलियन होगा अरब, ठीक है। इतनी एक्टिविटी उसने किया। सेकंड पे कौन है? जापान, और थर्ड पे कौन है आपका? चाइना। रीजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो था इन द वर्ल्ड था एपेक, फॉलोड बाय नॉर्थ अमेरिका। तो वर्ल्ड में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ था? एपेक में हुआ था। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे कौन था? नॉर्थ अमेरिका। AI तो आप जानते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। बॉट क्या होता है? ये ऑटोमेटेड एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है,
ठीक है, जो कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन करता है। यहाँ पे सिंपल भाषा में कहें तो क्या है, जैसे बहुत सारा आप देखते होंगे, चैट जीपीटी आपने नाम सुना होगा, गूगल का है जेमिनी एआई, माइक्रोसॉफ्ट का है कोपायलट। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे आपके एआई टूल्स आ गए हैं। एआई टूल्स में एक तो जनरेटिव होता है, आप क्वेश्चन पूछो वो आंसर वगैरह देंगे, होता है ना। तो फिर जब आप क्वेश्चन देते हो, उसको पूछते हो, तो फिर उसको आंसर चाहिए, तो वो आंसर क्या करता है, देखता लिखता है सर्चिंग वेब वेब वेब, यानी कि वो इंटरनेट से सारा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। तो जब वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, इसका मतलब वो अपने ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करेगा और वो कहेगा कि ढूंढो भाई कहाँ से इन्फॉर्मेशन है, या फिर पहले से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके इंडेक्स करके रखो। इसको कहते हैं बॉट एक्टिविटी। दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये सब जो है ना, जनरेटिव प्रोग्राम्स, चैट जीपीटी वगैरह है, इस तरह के बहुत सारी कंपनियां अपना अपना प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। तो फिर उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, नेट से सर्च करेंगे, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, तो बॉट एक्टिविटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है ना, ये तो लॉजिकल आपका कहता लगता है। हमें याद रखना है सबसे ज़्यादा कहाँ रिकॉर्ड किया गया, भारत में, सेकंड था जापान, थर्ड था आपका चाइना। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसको अवार्ड मिला है पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड। ये जो अवार्ड है ना, ये दिया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये हिमाचल प्रदेश के सरकार को दिया गया। क्यों दिया गया? हिमाचल प्रदेश सरकार की आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंटीग्रेटिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज विद डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हमारे काम का एक तो देखो ये हो गया पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये किसको दिया गया? हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट को दिया गया। सिंपल सा फैक्ट है। थोड़ा सा एक वर्ड आ गया है यहाँ पे, डिजी लॉकर, बस 2 लाइन जान लो। इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 2015 में। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको लॉन्च किया गया अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये देखो डिजी लॉकर है क्या? ये क्लाउड बेस्ड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। जैसे सिंपल सा फंडा याद रखना, आप 10th पास किए, 12th पास किए, ग्रेजुएट हो गए या इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको एक डिग्री दी। डिग्री क्या करोगे? पेपर के फॉर्म में संभाल के उसको घर पे रखो, अगर मिसप्लेस हो गया तो फिर जाके निकलवाओ, बहुत मुश्किल होता है। गवर्नमेंट कहता है कोई दिक्कत ही नहीं है। वो कहता है ना, आपको जो सारे डिग्री वगैरह मैंने दिया है उसको ना एक डिजिटल फॉर्मेट में आप कर दो और एक सिक्योर जगह पे उसको सेव कर दिया जाएगा। जब भी आपको ज़रूरत होगी ना, सिर्फ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ये लिंक शेयर कर दो जहाँ पे आपको एडमिशन वगैरह लेना है, वो वहाँ से अपना निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे। इसका मतलब आपको ये कागज़ वगैरह रखने का कोई झंझट ही नहीं है। यही प्लेटफॉर्म है डिजी लॉकर। ठीक है, लेकिन ये आधार बेस्ड है। इसका मतलब आधार से आपका लिंक होगा। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ना डिजी लॉकर, इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए उसको दिया गया है पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड। इस बार जो अगला 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे परेड होगा, जो सेलिब्रेशन होगा, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। ये जो रिपब्लिक डे होगा परेड या सेलिब्रेशन 26 जनवरी 2026 को, ये 77th होगा। ठीक है, ये 77th होगा। आप जानते हो 26 जनवरी 1950 को भारत एक रिपब्लिक बन गया था, एक गणराज्य बन गया था, और उसके बाद से ही तभी से 26 जनवरी को न्यू दिल्ली में, पहले उसको राजपथ बोलते थे, अब उसको कर्तव्य पथ बोलते हैं। उस पर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। याद रखना, रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी और इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, जो भी सेरेमनी होता है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। ये सारा डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा आयोजित किया जाता है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बार 77th रिपब्लिक डे 2026 परेड का थीम अनाउंस कर दिया है। इस बार उन्होंने 2 थीम रखा है। एक थीम है स्वावलंबन का मंत्र वंदे मातरम, द मंत्र ऑफ सेल्फ रिलायंस वंदे मातरम, और दूसरा है समृद्धि का मंत्र
आत्मनिर्भर भारत। द मंत्र ऑफ प्रॉस्पेरिटी, आत्मनिर्भर भारत। जबकि लास्ट ईयर इस साल 2025 का थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इसको याद रखिएगा थीम क्या है इस बार के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का। फिर ये है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने लॉन्च किया है जनवन महोत्सव। ये लॉन्च किया गया कहाँ पे? रामनगर। रामनगर कहाँ है? नैनीताल। नैनीताल एरिया है ना, वहाँ पे जिम कॉर्बेट है आपका उत्तराखंड में, इधर ही है। वहीं पे इन्होंने जनवन महोत्सव आयोजित किया। सॉरी, ये एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम है, ठीक है, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट बना रहा है फॉर द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ उत्तराखंड। ये ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा चीज है। सिल्वर जुबली का मतलब क्या होता है? 25 साल, ठीक है। उत्तराखंड आप जानते हो ये कब बना था? 9 नवंबर 2000 को, जब यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ, जिसमें यूपी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। जो ट्राइबल एरियाज था और हिली एरियाज था उसको हटा के बना दिया गया उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट 25 इयर्स का सेलिब्रेशन कर रहा है, पूरे ईयर लॉन्ग करेगा। धामी ने कहा था 9th को एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा 9 नवंबर को, और उसका उद्घाटन करने प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद आएंगे। तो जब वो होगा तब अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये सिंपल सा देखो याद रहेगा, किस स्टेट ने जनवन महोत्सव, ठीक है, लॉन्च किया है एज पार्ट ऑफ इट सेलिब्रेशन ऑफ इट सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट। दूसरा, उन्होंने भाषण में ना जिक्र किया था चिपको मूवमेंट का। थोड़ा सा चिपको मूवमेंट जान लो। 70s में जैसे डेवलपमेंट के नाम पे जंगल को काटा जाता है, ठीक है, फैक्ट्री लगाने के लिए। तो उत्तराखंड तभी उत्तर प्रदेश का पार्ट था। वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है चमोली, आज भी है। वहाँ पे पेड़ को बचाने के लिए वहाँ की महिलाओं ने क्या किया, उन्होंने जब आते थे ना पेड़ काटने के लिए, ठीक है, वो सारे जो महिलाएं थी ना वो पेड़ को पकड़ के चिपक कर खड़ी हो जाती थी, इसलिए इसका नाम हो गया क्या? चिपको। अब पेड़ कैसे काटोगे? वो कहती थी पेड़ काटना है तो हमें काट दो। आप जानते हो कोई करेगा नहीं। ये जो मूवमेंट था ना चिपको मूवमेंट, ये शायद भारत के इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा एनवायरमेंटल मूवमेंट था, जिसको लीड किसने किया था? वुमेन्स ने किया था। इसको इको फेमिनिस्ट मूवमेंट भी कहते हैं। फेमिनिस्ट का मतलब जो वुमेन्स के द्वारा किया गया था। इको का मतलब तो जानते हो एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है। विमेन की लेडी थी गौरा देवी, सॉरी, ठीक है। बाद में इसमें ये स्प्रेड किया पूरे उत्तराखंड में, और इसके जो लीडर उभर कर आए चांदी प्रसाद भट्ट। गौरा देवी और चांदी प्रसाद भट्ट ये 2 मेन आदमी हैं, लेकिन अधिकतर देखो क्रेडिट किसको दे दिया जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा। तो होता है ना नेता बाद में आ जाता है, फिर वो क्रेडिट लेना शुरू कर दिया है। इसने अवार्ड भी जीते हैं, लेकिन जो मेन है वो है गौरा देवी और चांदी प्रसाद भट्ट। चिपको थोड़ा सा याद रखना। फिर अगर आप पुरानी मूवी देखोगे तो उसमें आपने शायद इनको भी देखा होगा। ये सुलक्षणा पंडित जी हैं। इनका कल मतलब 6 तारीख को इनका डेथ हो गया, ठीक है। ये बेसिकली एक्ट्रेस थी और इन्होंने कुछ फिल्में हिट गाने भी गाए थे, ठीक है, हमेशा याद रखना। अगर पॉलिटिशियन मरता है तो हमारे काम का नहीं होता। काम का वो नहीं होता मतलब हम लोग एग्जाम की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई सर्विंग सीएम है, कोई गवर्नर है, या फिर मोदी सरकार में कोई मिनिस्टर है, अगर उसका डेथ हो जाता ना तब उसको जरूर याद करते हैं। वो पूछते हैं ये कौन था, ठीक है, यानी कि कौन सा पोर्टफोलियो होल्ड करता था, ऐसा पूछते हैं वो लोग। जैसे रामविलास पासवान का डेथ हुआ था, एग्जाम में पूछा था, जो रामविलास पासवान जिनका डेथ हुआ था उनका पोर्टफोलियो या कौन से मिनिस्टर थे वो, इस तरह का चीज़ पूछता है। अदरवाइज अगर कोई फॉर्मर सीएम है, गवर्नर है, मर गया, कोई मतलब नहीं है हमें। आर्ट्स एंड कल्चर से जब भी डेथ होगा आप जरूर याद रखना, वो बहुत प्रोबेबल क्वेश्चंस बनते हैं।
तो इसीलिए हम लोग सुलक्षणा पंडित का याद कर रहे हैं। ये बहुत फेमस नहीं थी, ठीक ठाक था इनका। ये एक्ट्रेस थी और सिंगर थी। इनकी पहली फिल्म थी उलझन। इनको शायद आपने हेरा फेरी, खानदान, धर्म कांटा वगैरह फिल्में आपने देखा होगा। इन्होंने कुछ बहुत हिट गाने भी गाए थे, तू ही सागर तू ही किनारा वगैरह। ठीक है, ये हरियाणा की हैं, हिसार की हैं। इनके फैमिली पूरा देखो फिल्म में है। आप कभी कभी सुनोगे ना, इस फिल्म के म्यूजिक को कंपोज किसने किया है? जतिन ललित ने। जतिन और ललित ये जो है ना, ये दोनों भाई हैं सुलक्षणा पंडित के। और एक समय कुछ फिल्म में काम किए थे विजेता पंडित ने, ये भी इनकी सिस्टर है। फिर फिलीपींस ने डिक्लेयर किया है इमरजेंसी। क्यों? क्योंकि टाइफून कलामेगी ने जबरदस्त वहां पे तबाही मचा दी है। ठीक है। याद क्या रखना है, क्वेश्चन देखो ऐसे फ्रेम करता है। हाल ही किसी देश ने जहां पे टाइफून कलामेगी के कारण जबरदस्त वहां पे डिस्ट्रक्शन आया था, किस देश ने इस पे इमरजेंसी लगा दी थी? ठीक है, या फिर फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी ड्यू टू टाइफून कलामेगी। फिलीपींस के प्रेसिडेंट का नाम बता दो। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो अगर पूछेगा टाइफून कलामेगी के कारण किस कंट्री ने लगा दिया इमरजेंसी, तो वो फिलीपींस है। और प्रेसिडेंट कौन है? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। ये भारत भी आए थे। ठीक है, आप कह रहे हैं ये तूफान किधर जा रहा है? वियतनाम की तरफ जा रहा है। ये जो नाम है ना कलामेगी, ये नाम किसने दिया है? नॉर्थ कोरिया ने। इसका मतलब होता है सीगल इन कोरिया। ठीक है, आप पिछला वीडियो देख लो। पिछले वीडियो में भी चर्चा किया गया था मलेसा हरिकेन के बारे में, जो जमाइका में। ठीक है, मलेसा जो हरिकेन था उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ सहायता राशि भी भेजी है। ये पिछले कल मतलब आपका हो जाएगा 6 है ना, 4th वाले वीडियो में होगा, 4 नवंबर के वीडियो में होगा। और उससे पहले के वीडियो में आप देख लेना, भारत में भी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था। ट्रॉपिकल साइक्लोन था, उसका नाम क्या था? ठीक है, उसका नाम था सॉरी, उसका नाम था मोंथा। ये काकीनाडा जो है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे इसका लैंडफॉल हुआ था, मोंथा साइक्लोन। और मोंथा साइक्लोन ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था आपका थाईलैंड ने। 3 साइक्लोन हम लोग याद करेंगे। आंध्र प्रदेश में साइक्लोन मोंथा, जिसको नाम दिया था थाईलैंड ने। ठीक है, फिर टाइफून कलामेगी, ये आया था कहाँ पे? फिलीपींस में। अब वियतनाम में भी जा रहा है। इसका नाम किसने दिया था? नॉर्थ कोरिया ने। और हरिकेन मलीसा, ये अफेक्ट किया किसको? जमैका, क्यूबा को। ठीक है, ये 3 है। और 4 वाले वीडियो में देख लेना कहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन किस ओशन में ओरिजिनेट करेगा, तो फिर उसका नाम होगा साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून। ऑस्ट्रेलिया में आता है तो विली विली। ठीक है, वो आप उस वीडियो में देख लो, 4 तारीख के वीडियो में। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे जो एग्जाम रेलिवेंट थे। अब हम लोग इस क्वेश्चन है ना, आज के न्यूज़ पे जो क्वेश्चन है कुछ MCQs, उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, where did the Prime Minister Narendra Modi inaugurate the year-long celebration of the commemoration of 150 years of the national song Vande Mataram? Option A कोलकाता, ऑप्शन B न्यू दिल्ली, ऑप्शन C मालदा, ऑप्शन D पटना, E none of these। ये सेलिब्रेशन समारोह कहाँ पे शुरुआत किया गया? ये कहाँ पे हुआ था? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। कहाँ पे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम? न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये तो पता है वंदे मातरम किसने लिखा है? ये संस्कृत में लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और ये किस नॉवेल में फीचर करता है? आनंद मठ। लेकिन नॉवेल लिखा गया किसमें? बंगाली में। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ द 2026 रिपब्लिक डे परेड? रिपब्लिक डे परेड का थीम क्या है? A, the mantra of self-reliance, Vande Mataram. B, the mantra of prosperity, Atmanirbhar Bharat. C,
बोथ ए एंड बी। डी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ई नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ए एंड बी। द मंत्र ऑफ सेल्फ रिलायंस वंदे मातरम, द मंत्र ऑफ प्रॉस्पेरिटी आत्मनिर्भर भारत। थर्ड, विच कंट्री declared a national emergency due to the death and destruction caused by typhoon Kalamagi? A Philippines, B Cambodia, C Laos, PDR होता है People's Democratic Republic, D Thailand, E none of these। आप जानते हो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, ये प्रेसिडेंट है किसके? फिलीपींस के। फोर्थ, which of the following regarding the World Cooperative Monitor edition is not correct? A. It is prepared by International Cooperative Alliance with the scientific and technical support of the European Research Institute on Cooperative and Social Enterprise. B. The 14th edition of the World Cooperative Monitor 2025 edition was released at the United Nations World Summit on Sustainable Development held in Doha, Qatar. C. It is released every year. The first report was released in 2012. इसमें पूछ रहा है कौन करेक्ट नहीं है। देखो ये तो करेक्ट है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो है EURICAC के सहयोग से निकालता है। 14th एडिशन कहाँ रिलीज किया गया था? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोहा कतर 2025 में। हर साल इसको रिलीज किया था, ये भी सही है। पहला रिपोर्ट कब रिलीज हुआ था? 2012 में। तो नॉट करेक्ट में से क्या होगा? नन ऑफ दिस। तो इसमें आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। चारों सही है और नॉट पूछ रहा है, इसीलिए आंसर होगा नन ऑफ दिस। Fifth, according to the Akamai Technology Report, which country faced the maximum AI-driven bot traffic in Asia-Pacific region? A. Japan, B. China, C. India, D. Philippines, E. none of these। आप जानते हो सबसे ज़्यादा कहाँ पे था? इंडिया, फिर जापान, फिर चाइना। तो आंसर क्या होगा? इंडिया। ठीक है, आज के वीडियो में इतने सारे न्यूज़ थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।